आपका मैथमेटिक्स माइंड में स्वागत है। और आज जो हम लोग का टारगेट शुरू हो रहा है वो क्रैश कोर्स स्पेशल, जिसमें कि हम लोग का टारगेट है 20-25 के जो एग्जामिनी है, मेनली फोकस उसके लिए है। और एक चीज़ बोलना था कि इससे पहले जो है प्रीवियस क्लास में हम इंट्रो बता दिए थे कि कौन सा टॉपिक से कितना मार्क्स आया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो कर रहे हैं रिलेशन। फर्स्ट ही टॉपिक वॉल्यूम 1 से शुरू कर रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन कोशिश करेंगे कि आपका 3 क्लास में जो है इसको कंप्लीट कर दें और फास्ट ही हो जाएगी। 45 का जो टारगेट है, हम लोग 5 मैक्सिमम जो है दिसंबर तक में कोर्स ख़त्म कर देंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू हो रहा है पार्ट 1 ये लिख दिए कि ये जो वीडियो का है वो पार्ट 1 है, इंट्रो हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है रिलेशंस एंड फंक्शन शुरू कर रहे हैं। तो पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल में कि रिलेशन किसे कहते हैं। क्लास 12 के लिए मेनली जो फोकस है, जो ज़रूरत है, उसी पे फोकस कर रहे हैं कि फर्स्ट में जो है मेरा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रिलेशन। इसका डिफरेंशन क्या होता है, पहले इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। डोमेन रेंज क्या होता है, ये सब चीज़ समझते हैं। तो रिलेशन देखिए क्या है कि अगर कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट है, मान लेते हैं कि ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि ए और बी, सपोज कीजिए कि 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं। लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट। 2 कैसा सेट है, तो ये मेरा 2 नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब हुआ कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, then the relation are defined as, R जो है रिलेशन डिफाइन एज, किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो R इज द सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, A क्रॉस B होना चाहिए। मतलब रिलेशन को किस तरह डिफाइन करेंगे, A और B अगर 2 नॉन एम्प्टी सेट है, देन द रिलेशन आर डिफाइन एज R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये चीज़ जो है ये मेरा क्या कहलाता है, तो दैट इज कॉल्ड सबसेट कहलाता है, सबसेट्स। और ये जो क्रॉस लिखे हैं ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, हर हमेशा तो एक्स वाई एक्सिस के एलोंग होता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब हुआ कि एग्जांपल के तौर पे देखिए कि अगर ए में कुछ सेट है, एलिमेंट है 1 2, और बी में मेरे पास एलिमेंट में कौन कौन सा है, तो 4 और 5। रिलेशन होने के लिए हम अभी तुरंत बताए कि आर इज द सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, तो ए क्रॉस बी होना चाहिए। अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी, तो पहले क्या लिखेंगे, 1 और 2, फिर क्रॉस बी में कितना है, 4 और 5। अब हम अगर मल्टीपल करते हैं, ये टोटल एलिमेंट x में बिलोंग करेगा और ये y में। तो हम चूँकि कार्टेशियन में क्या लिखें, एक्स वाई एक्सिस के एलोंग होता है। तो 1 का संबंध किससे है, 4 से, तो 1 4। फिर बीच में 1 का रिलेशन किससे है, तो 5 से। फिर 2 का रिलेशन किससे है, तो 4 से। और 2 का रिलेशन किससे है, तो 5 से। इससे ज़्यादा और रिलेशन हो नहीं सकता है। तो ये जो ब्रैकेट लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर, सेट के अंदर जो ब्रैकेट लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर एलिमेंट। ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स, ये हर हमेशा किस एक्सिस के अलोंग होता है, तो एक्स वाई एक्सिस के अलोंग होता है रिलेशन। और ध्यान में रहे कि अगर बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए लिखेंगे तो बी में कितना एलिमेंट है, 4 और 5, और ए में मेरे पास है 1 और 2। तो जैसे रिलेशन निकालेंगे तो अब 4 का संबंध 1 से, 4 का संबंध 2 से, फिर 5 का संबंध 1 से और 5 का संबंध 2 से। तो इस जगह देखिए एक्स वाई में x मेरा 1 है और y 2 है, a क्रॉस b में। लेकिन b क्रॉस a में कि x मेरा 4 हो गया और y मेरा कितना है, 1 है। तो दोनों कभी भी जो है a क्रॉस b जो है वो बराबर नहीं होगा किसके, तो b क्रॉस a के।
ये ध्यान में रखिएगा, ए क्रॉस बी जो है कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, बी क्रॉस ए के। अब इसी चीज़ को अगर हम एरो डायग्राम में दिखाना चाहें, इस चीज़ को हम एरो डायग्राम में दिखाते हैं, तो ये मेरा ए है, एक बार टोटल बेसिक्स दे देते हैं, ये बी है, ये मेरा ए से संबंध क्या है, बी में, और आर मेरा रिलेशन है। मान लीजिए ए में मेरे पास कितना था, तो 1 2, और बी में कितना था, तो 3 4। तो एक का संबंध जो है किससे, 3 से, बीच में एरो देना है। फिर एक का संबंध किससे है, तो 4 से। फिर 2 का संबंध किससे है, 3 से, और 2 का संबंध किससे है, 4 से। तो ये चीज़ जो बताता है ये साइड, इसको हम लोग कहते हैं रेंज, और ये चीज़ क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। हर हमेशा डोमेन इनपुट होता है, रेंज क्या होता है, आउटपुट होता है एक्स एक्सिस में। इसलिए इसको कहीं कहीं जो है को डोमेन भी कहते हैं। दोनों में अंतर हम जस्ट बता देते हैं कि रेंज इक्वल टू को डोमेन भी होते हैं। जैसे 3 4 रेंज है, 3 4 को डोमेन भी है। अगर इसमें मान लीजिए कि 5 एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो चूंकि कंटेनिंग एलिमेंट कितना है, 3 4, और एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है, 5, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट भी जो है, जो टोटल एलिमेंट सेट बी में रहता है वो को डोमेन कहलाता है, और जितना कंटेनिंग एलिमेंट होता है वो रेंज कहलाता है। इसलिए कि रेंज जो होता है इज द सबसेट ऑफ क्या होता है, सिटी। सिटी का मतलब क्या हुआ, कोडोमेन। ये चीज़ रिलेशन को याद रखेगा, रेंज इज द सबसेट ऑफ क्या होता है, कोडोमेन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में, थोड़ा सा फास्ट इंग्लिश देंगे आज, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब देखिए जैसे हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन में चलते हैं, तो सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ रिलेशन आता है ऐसा है एम्प्टी रिलेशन। कि ये कौन सा रिलेशन है, फर्स्ट में जो है वो है एम्प्टी रिलेशन, जिसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन, जिसका दूसरा नाम क्या है, वॉइड रिलेशन भी इसको बोलते हैं, वॉइड रिलेशन। और कहीं कहीं इसको जो है नल रिलेशन भी बोला जाता है, नल रिलेशन। ठीक है, तो क्या इसको फेयर करते हुए चल जाइएगा, एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन और नल रिलेशन। क्योंकि डिफिनेशन बहुत ज़्यादा डीप से नहीं बताएंगे, जो ज़रूरत है वही पढ़ा रहे हैं कि ऐसा रिलेशन, ए रिलेशन आर फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, तो ए टू बी इज कॉल्ड कैसा रिलेशन, वॉइड या एम्प्टी या नल रिलेशन इफ़ आर इज इक्वल टू क्या मिले, वॉइड। मतलब कहने का क्या कि ऐसा रिलेशन जिसमें कुछ भी हमको प्राप्त नहीं हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 1 2 लिखे और बी में कितना लिखे, 4 और 5, और रिलेशन डिफाइंड कैसा है, तो ए बी इज सच दैट ए किस में बिलोंग करता है, ए में, और बी बिलोंग्स करता है बी में, और लिखा क्या है कि ए प्लस बी बराबर क्या आना चाहिए, 0। तो कहता है क्या ये एग्जाम्पल वॉइड का है, तो ध्यान से देखिएगा। पहले तो हमको चूँकि बताए थे कि आर इज द सबसेट ऑफ क्या होता है, ए क्रॉस बी। तो पहले ए क्रॉस बी कीजिए, एक का संबंध किससे होगा, 4 से, एक का संबंध 5 से, 2 का संबंध 4 से, और 2 का संबंध 5 से। अब देखिए रिलेशन क्या निकलेगा, ए प्लस बी इक्वल टू 0। देखिए 1 + 4 5 होता है, 0 नहीं होगा, 1 + 5 6 होता है, 0 नहीं होगा, 2 + 4 6 होता है, 0 नहीं होगा, तो कुछ नहीं मिला, तो ये मिल गया क्या, वॉइड मिला। ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एम्प्टी या वॉइड रिलेशन। चलिए इस जगह से आप जो है एक स्क्रीनशॉट लीजिए ए क्रॉस बी तक। चलिए अगला स्क्रीनशॉट जो है इस जगह तक लीजिए, ए क्रॉस बी तक ले चुके हैं, यहाँ पे लिए, हो गया क्लियर। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला चलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलेंगे, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ए यूनिवर्सल रिलेशन। कहता है कि इफ़ यदि आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी होना चाहिए। मतलब कि जितना टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि ए में मान लेते हैं मेरे पास कितना एलिमेंट है, 1 2 3, और बी में हम लोग मान लीजिए कि 6 और कितना एलिमेंट है, 7। अगर हमको चाहिए यूनिवर्सल रिलेशन है यू आर, तो हम अभी तुरंत बताएं कि रिलेशन आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो ए क्रॉस बी होना चाहिए। तो जैसे ए क्रॉस बी निकालेंगे तो एक का संबंध किससे निकलेगा, 6 से, फिर एक का संबंध किससे होगा, 7 से, फिर 2 का संबंध किससे होगा, 6 से, 2 का संबंध किससे होगा, 7 से, इसके बाद 3 का संबंध होगा 6 से,
और 3 का संबंध किससे होगा, 7 से। अब इससे ज़्यादा रिलेशन हो ही नहीं सकता है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। यहाँ तक समझ में आ गया। और एक चीज़ रिमार्क में याद रखिएगा कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि अभी बताए कि एम्प्टी रिलेशन एक ये हुआ, और एंड यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन आर कॉल्ड, एक न्यू नेम है, आर कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन या ट्राइवल रिलेशन। TRIVIAL होता है, क्या होता है, TRIVIAL, ट्राइवल रिलेशन या ट्रिवियल रिलेशन भी पढ़ा जाता है। तो पूछता है कि ट्रिवियल रिलेशन या ट्रिवियल रिलेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। एक एम्प्टी रिलेशन का होना जरूरी है और एक यूनिवर्सल रिलेशन का जरूरी है। अब चलिए थर्ड में आते हैं। एम्प्टी आपको समझ में आ गया, यूनिवर्सल आ गया। अब थर्ड केस में आते हैं जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन एकदम से अस्थिर से रिलैक्स होकर समझिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। आज कोशिश रहेगी कि रिलेशन का मोर देन आपका कंप्लीट कर दें। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि ए रिलेशन, ऐसा रिलेशन, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, एक ही सेट ए टू ए इज कॉल्ड कैसा रिलेशन, तो आइडेंटिटी रिलेशन। इफ इसका कंडीशन क्या है कि R इज इक्वल टू डिफाइन एज ए बी सच दैट ए बिलोंग करता है ए में और बी भी बिलोंग करता है किसमें, ए में ही, और एंड कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। इट मीन्स कहने का क्या हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा कि जैसे ए में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दिए, 1 2, बी तो हमारे पास है ना, तो रिलेशन होने के लिए भी जस्ट हम बोले कि R इज द सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, A क्रॉस B। बी के जगह क्या है, ए है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ए क्रॉस ए निकाल लीजिए, जो यूनिवर्सल रिलेशन का कंडीशन है। उसके बाद उसमें आइडेंटिटी को हम लोग छांट लेंगे। तो ए क्रॉस ए करेंगे तो चूंकि 1 2 है, इंटू कितना है मेरे पास, 1 और 2 ही है। तो जैसे हम मल्टीपल करेंगे तो ये मेरा रिलेशन क्या होगा, 1 1, फिर आएगा 1 2, फिर आएगा 2 1, और इसके बाद कितना आएगा, तो 2 2। इससे अधिक कुछ नहीं होगा। अब हमको कैसा रिलेशन चाहिए, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन में भी जस्ट बताए थे कि ए बराबर क्या होना चाहिए, बी। तो जैसे ए बराबर बी होगा तो खोजते हैं कि इसमें आइडेंटिटी रिलेशन कौन कौन होना चाहिए। ए बराबर बी में 1 1 दोनों इक्वल है, इसके बाद 1 2 तो इक्वल नहीं, अनइक्वल है, 2 1 भी नहीं है, लेकिन 2 2 ये इक्वल है। तो 1 1 और 2 2 ये मेरा कैसा रिलेशन हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन। 1 2 और अगर ऑब्जेक्टिव के तौर पे आता है, देखिएगा ध्यान से कि ए में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 2 3 और 4। अगर कोई पूछ दे कि आइडेंटिटी रिलेशन होने का क्या कंडीशंस है, आइडेंटिटी रिलेशन, तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या क्या होना चाहिए। 1 1 इक्वल होने के लिए 1 1 2 2 3 3 और कितना होगा, तो 4 4। ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। अगर मान लीजिए कोई सेट बी दिया है, बी में अगर एलिमेंट मेरे पास 4 5 और 6 हैं, अगर कोई पूछ दे कि आइडेंटिटी रिलेशन होने का क्या कंडीशंस, तो क्या क्या आएगा, 4 4, इसके बाद कितना आएगा, 5 5 और 6 6। बस इससे अधिक नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए आइडेंटिटी के बाद 4 में अब क्या आता है, आइडेंटिटी पढ़ लिए। अब हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमेशा पूछता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और आइडेंटिटी। बोलेंगे क्या कि ए रिलेशन आर ऑन ए सेट, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज said to be a reflexive relation, said to be a reflexive relation if, देखिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए से। फॉर ऑल ए बिलोंग किस में करना चाहिए, तो सेट ए में। ये ध्यान क्या हुआ, देखिएगा अस्थिर से समझिएगा
एग्जाम्पल के तौर पे कि ए रिलेशन इक्वल ऑन जेड इज रिफ्लेक्सिव 4। देखिए जैसे ए में कुछ एग्जाम्पल हम रहते हैं, समझ में आ जाएगा। 1 2 3, अभी क्या बोले कि ए का संबंध ए से होना चाहिए। दैट मीन्स कि आइडेंटिटी रिलेशन का जो कंडीशन है वो 100% इसमें होना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो ऑलवेज हमेशा कैसा होता है, तो आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन बाय मिस्टेक हो गया। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, आइडेंटिटी। बट आइडेंटिटी रिलेशन जो है मे और मे नॉट रिफ्लेक्सिव हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है ऑलवेज आइडेंटिटी। दैट मीन्स कि रिफ्लेक्सिव अगर है तो वो आइडेंटिटी के कंडीशन को फुलफिल करेगा। आइडेंटिटी में क्या क्या आया है, 1 1 2 2 और 3 3। ये रिलेशन कैसा है, तो ये रिलेशन आइडेंटिटी भी है और आइडेंटिटी के साथ साथ कौन कौन रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव भी है। आइडेंटिटी के साथ साथ रिफ्लेक्सिव है। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। अगर लिखते हैं कि यही कंडीशन है कि 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है और इसके बाद क्या है 1 3 है। देखिए इस जगह से यहाँ तक क्या हुआ, आइडेंटिटी रिलेशन के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। उसके अलावा भी 1 3 एलिमेंट है। 1 3 एलिमेंट अगर उस सेट के अंतर्गत हो, 1 3 है, तो ये रिलेशन क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन अगर बोलेगा क्या ये आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 3 मेरा एक्स्ट्रा आ गया। तो रिफ्लेक्सिव में क्या है कि आइडेंटिटी के कंडीशन को फुलफिल करने के अलावा अगर उसमें एक्स्ट्रा भी एलिमेंट हो लेकिन उस सेट में हो तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन आइडेंटिटी में क्या होता है, सिर्फ इक्वल एलिमेंट होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल नंबर 3 में एक ये भी दिखा देते हैं कि अगर मान लीजिए कि रिलेशन को दिखाते हैं आर, ये रिलेशन को जैसे 1 1 लिख लिए, 2 2, 1 3 और 3 1 लिखे, तो पूछेगा क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिटी का कंडीशन है कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 होना चाहिए, नहीं है तो कन्फर्म। जब आइडेंटिटी ही नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव किसी भी हालत में नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि आइडेंटिटी होने के लिए इमेज सेम बनना चाहिए, उसके बाद एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या है, सेम इमेज तो बनेगा ही, लेकिन उसके साथ अगर एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है तो मे भी चल सकता है। मे भी नहीं होता ही है, मे भी क्या। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इस पार्ट तक, यूनिवर्सल से ट्रिवियल रिलेशन तक। पहला, दूसरा आइडेंटिटी लीजिए, आइडेंटिटी, फिर आइए रिफ्लेक्सिव। चलिए यहाँ तक लिए, अगला बढ़ते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की ओर। बोलता है कि ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक रिलेशन इफ, यदि ए का रिलेशन बी से हो तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। इट मीन्स कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर ए में को एलिमेंट है मेरा कैसा सेट है, तो 1 2 3, ठीक। अगर एक रिलेशन बनाते हैं R1, सपोज कीजिए कि अगर 1 का संबंध 3 से है तो इसका अपोजिट जो है 3 का संबंध 1 से भी होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो साइमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। फिर से एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि R2 में कि अगर मान लीजिए 1 2 दे दिया, फिर 1 1 दे दिया, 2 2 लिख दिया और 3 3 लिख दिया। कहता है क्या ये सिमेट्रिक है। देखिए 1 1 2 2 3 3, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो होना चाहिए, हो न हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आइडेंटिटी रिलेशन सब में इन्वॉल्व रहता है, चाहे रिफ्लेक्सिव हो, चाहे सिमेट्रिक हो, चाहे ट्रांजिटिव में भी चल सकता है। कंडीशन समझिएगा कि 1 1 2 2 3 है, सिर्फ इसका देखते हैं इमेज, मतलब कि ए अगर बी से रिलेट करता है, 1 का संबंध किससे है, 2 से, तो क्या 2 का संबंध 1 से है। लेकिन वो क्या हो, ए अगर रिलेट करता है बी से और बी रिलेट करता है ए से, यहाँ कंडीशन ए अगर नॉट इक्वल टू बी हो, ये भी होगा। लेकिन चलिए इसको नहीं भी देखेंगे, तो ए का रिलेशन अगर बी से है तो बी का रिलेशन कन्फर्म ए से होना चाहिए। तो 1 का तो संबंध 2 से है लेकिन 2 का संबंध 1 से नहीं है, तो ये मेरा सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव की चर्चा करेगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं ऐसा जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो और कैसा हो, तो सिमेट्रिक भी हो। अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों कंडीशन को हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव भी हो और कैसा रिलेशन हो, सिमेट्रिक, तो हम लोग 1 1 पहले तो आइडेंटिटी के कंडीशन को लिख देते हैं, 2 2 3 3, ये आइडेंटिटी है, और लिख देते हैं 1 2, इसका अपोजिट क्या लिख देते हैं, 2 1। तो देखिए
इस जगह से लेके इस जगह आइडेंटिटी की कंडीशन, 1 2 भी इस सेट में है, एलिमेंट में है, 2 1 भी है। ये मेरा कंडीशन किसका है? सिमेट्रिक का। यहाँ तक रिफ्लेक्सिव का, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ही, रिफ्लेक्सिव के साथ साथ कैसा रिलेशन है? तो ये सिमेट्रिक भी रिलेशन है। तो दिमाग में आ गया होगा कि कोई भी रिलेशन जो है हम लोग को जो ए का रिलेट अगर बी से करता है तो बी का संबंध अगर ए से है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन बोल क्या रहा है कि यदि ए का रिलेशन ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन इफ, यदि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है तो ए का रिलेशन सी से होगा। मीन्स कहने का यदि ए रिलेट करता है बी से और बी रिलेट करता है सी से तो बी और बी कैंसिल हो गया, तो ए रिलेट क्या करेगा? इम्प्लाइज बाय, इसका सिंबल है इम्प्लाइज बाय इम्प्लाई, ए रिलेट करेगा सी से और ये सिंबल मेरा क्या कहलाता है? फॉर ऑल, ठीक है। और ये मेरा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लाइज बाय, जब कंक्लूजन निकालते हैं इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज, ठीक, इम्प्लाइज। अब देखिए एग्जाम्पल के, तो एक तो ये कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है कि यदि ए बराबर बी हो और एंड बी बराबर कितना हो? सी हो, तो इम्प्लाइज ए बराबर क्या होगा? सी। अब दोनों कंडीशंस को हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ए बराबर, इसमें लिए कितना एलिमेंट है? 1 2 सेट, 1 2 3 सॉरी, R1 एक रिलेशन निकालते हैं, 1 का संबंध 2 से और 2 का संबंध 3 से और इसके बाद 1 2 एक रिलेशन लिखे। अब देखते हैं इसमें कंडीशन फुलफिल करता है कि नहीं। अभी क्या बोले कि 1 रिलेट करता है 2 से, यहाँ पे ए का रिलेशन बी से, बी रिलेट करता है 2 रिलेट करता है 3 से, ये दोनों कैंसिल, बचा क्या? 1 रिलेट करता है 3 से, लेकिन यहाँ पे तो 2 है। अगर मान लीजिए इस जगह हम 3 दे दिए कि 1 का रिलेशन 2 से, 2 का 1 का रिलेशन 3 से बचा, तो ये कन्फर्म है कि ये रिलेशन क्या है मेरा? तो ये ट्रांजिटिव है। एक एग्जाम्पल और दूसरा नंबर कंडीशन लेते हैं कि मान लेते हैं R2 है। सपोज कीजिए कि 1 3 है, इसके बाद 3 2 है, 3 2 के बाद क्या है? 1 और 3 दे दिया, ये कंडीशन। अब देखिए क्योंकि यहाँ तो ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे देखिए 1 का रिलेशन किससे है? 3 से, और 3 का रिलेशन किससे है? 2 से, कट गया, 1 का रिलेशन 2 से, तो ये भी मेरा 1 का रिलेशन सॉरी किससे है? 2 से, लेकिन 1 का रिलेशन 3 से, तो ये कन्फर्म है कि ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। अब देखिए थर्ड केस में क्या लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कंडीशंस ट्रांजिटिव में होता है कि यदि ए बराबर बी हो, जैसे मान लीजिए ए के लिए 2 2 लिखे और 3 3 लिखे, ये कंडीशन देखिए। मान लेते हैं क्या, ये तो आइडेंटिटी रिलेशन है कि ए बराबर बी हो, ये ए है ये बी है, तो यहाँ पर क्या है? ए बराबर बी हो गया, बी बराबर सी है, बी बराबर सी। देखिए यहाँ पे ए बराबर बी, बी बराबर, ये कंडीशंस नहीं आ रहा है। मतलब कहने क्या, अगर सभी एलिमेंट इक्वल हो, A1 बराबर 1 है, 2 बराबर 2, 3 बराबर, तो ये में भी ट्रांजिटिव में इसको रख सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि ट्रांजिटिव ही कहेंगे। और एक कंडीशन और 4 में कि यदि R4 दिया है, आइडेंटिटी तो है, आइडेंटिटी के साथ इसको ट्रांजिटिव भी कह सकते हैं। एक मान लीजिए कि 2 3 दे दिया, एक पेयर दिया है, कहता क्या ये ट्रांजिटिव है? अगर एक पेयर हो और वो पेयर अनइक्वल हो तो वो मे बी ट्रांजिटिव होगा, मे बी ट्रांजिटिव होगा, मतलब कि उसको ट्रांजिटिव की ही संज्ञा दिया गया है। और यही चीज़ अगर R5 में कि अगर एक ही संबंध है, 2 2 है, ये तो इक्वल है, अगर ए बराबर बी है तो ये कन्फर्म है कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन है? मेनली यही देखिएगा, ए का संबंध अगर बी से है और बी का संबंध सी से है तो ए का संबंध सी से होगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर कोई रिलेशन हम लिखते हैं क्या, 1 2, फिर लिखते हैं 2 3 और क्या लिखते हैं 1 3 और 3 2, कहता है क्या ये ट्रांजिटिव है? चलिए इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ए का संबंध बी से है, ठीक है, मैंने 1 रिलेट किससे करता है? 2 से, 2 रिलेट किससे करता है? 3 से, कट गया, 1 का रिलेशन 3 से हो गया, करेक्ट। मतलब यहाँ तक जो है कंडीशन जो है ट्रांजिटिव को फुलफिल करता है। और देखते हैं कहीं पेयर इमेज इसका बनता है कि नहीं। अब देखिए 1 2 है, नहीं, 1 2 3 2 नहीं बनेगा, 2 3 3 2 है, यहाँ पे आ जाता है, 2 का 3 से संबंध और 3 का 2, ये कट गया, बचा कितना? 2 2, तो 2 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 2 कहाँ है? देखिए
2 का संबंध 3 से और 3 का संबंध 2 से कट गया, 2 2 होना चाहिए, तो इसमें नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए प्रत्येक का ए का अगर बी से है, बी का सी से, पुनः ए का सी से, देखिए 1 2 है, 2 1, ये दोनों कॉमन आया, 1 3 बचा। अब देखिए 2 3 3 1, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं, लेकिन यहाँ पे इसमें और इसमें जब मिलाते हैं 2 3 है, 3 2 है, तो 3 3 तो खत्म हो गया, बचा क्या 2 2 इसमें नहीं है, ये मेरा क्या है, तो ट्रांजिटिव ये रिलेशन जो है नहीं है, क्योंकि 2 2 है नहीं। तो हम समझ में आया कि ए का संबंध किससे है, बी से, और बी का संबंध है सी से, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। अब अगर एक रिलेशन बोलेगा क्या कि ऐसा, सॉरी ये बाय मिस्टेक हमको हो गया, ये रिलेशन जो है ये इक्विवेलेंस का कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव, ये स्पेशल केस में है। ध्यान से बाय मिस्टेक हमको ट्रांजिटिव बोल दिया। 1 1 2 2 सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है ट्रांजिटिव का 1 1 2 2 3 3, ये ट्रांजिटिव है। आप फेयर करते हुए चले जाइएगा, जितना ऑब्जेक्टिव आया हम टोटल कर देंगे। तो आज हम लोग सीख लिए कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या है। अगर बोलेगा कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव हो, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। अगर कोई पूछ दे कि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए कितनी कंडीशन है, तो 3 कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी, तीनों कंडीशन फुलफिल होगा तब इक्विवेलेंस कहेंगे, अदरवाइज इक्विवेलेंस नहीं कहेंगे। अभी समझा रहे हैं। चलिए एंटी सिमेट्रिक एक थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये तो आता नहीं है लेकिन तब भी ध्यान में रखना है कि ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी एंटी सिमेट्रिक। यदि ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन ए से हो, तो ए बराबर कंडीशन क्या होना चाहिए, बी। इट मीन्स कहने क्या क्या, ए बी का रिलेशन आर से है, बी ए का रिलेशन आर से है, तो ए बराबर क्या होना चाहिए, बी। एंटी सिमेट्रिक कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ में आ जाएगा कि ए में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 है, और एक रिलेशन R1 है, R1 में कितना है, तो 1 2, उसके बाद क्या है 1 3 और 1 1, ये कंडीशन है, 1 2 1 3 और 1 इतना। अब देखिए ये रिलेशन क्या है, 1 2 1 रिलेट करता है 2 से, और देखिए ए रिलेशन बी से, बी रिलेट करता है ए से। अब खोजिए बी रिलेट तो ए से नहीं कर रहा है, मतलब कि जो जनरली बोला जाता है कि कुछ बुक्स में कि जो सिमेट्रिक के कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है वो लगभग एंटी सिमेट्रिक के कंडीशंस होता है। बट 1 2 इसका 2 1 इमेज है, नहीं है, ख़त्म, ये तो सिमेट्रिक नहीं है। 1 3 3 1 है, इसमें भी नहीं है, और 1 1 बराबर, तो ये एंटी सिमेट्रिक हो गया। जैसे R2 में कंडीशन लेते हैं कि 1 और 2 एक ही पेयर है, इसका 2 1 तो पेयर नहीं है, दैट मीन्स कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक। इसको भी बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक। ये हम सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक नहीं है लेकिन एंटी सिमेट्रिक है। जैसे तीसरा कंडीशन में चलते हैं कि 1 और 2 इसका अपोजिट कितना है, 2 1, तो ये तो मेरा सिमेट्रिक है। सिंपल बात है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है। जो सिमेट्रिक होता है, जो सिमेट्रिक का कंडीशन है, अगर उसका अपोजिट कंडीशन फुलफिल करता है तो ये मेरा एंटी सिमेट्रिक कहेगा। अभी कहिए कि 1 2 तो आप बताए थे ट्रांजिटिव है, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक का कंडीशन जो है एक पेयर के लिए जो है, अगर वो अनइक्वल पेयर है तो मे भी ट्रांजिटिव के पेयर को शो करता है। अब हम लोग का लास्ट जो है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन, सबसे इम्पोर्टेंट है इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन लिखें, यहाँ पर रिलेशन आप लिख लीजिएगा। ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस बोलेंगे कि ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज कॉल्ड कैसा रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन। इफ़ सबसे पहला तो उसके लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। सेकेंड केस में सिमेट्रिक और थर्ड केस में ट्रांजिटिव। ऐसा संबंध जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, आइए एग्जांपल पे देखते हैं। 1 2 3 लिए तो रिलेशन आप खोजते हैं क्या है, तो हम लिख रहे हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1। देखते हैं ये कौन सा रिलेशन। सबसे पहले तो देखिए 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव, 1 2 2 1 सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव देखते हैं कहाँ इसका पेयर मिलता है। 1 3 जो कि ट्रांजिटिव होने के लिए ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, बी से,
और बी का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से। जो कटा जो बचा वो उसमें होना चाहिए। 1 1 खोजिए, यहाँ मिला 1 1 और 1 2, ये कट गया, बचा क्या 1 2 है, राइट। फिर देखिए 2 2 और यहाँ पे बचा 2 1 कटा, फिर देखिए 2 1 है इसमें। 3 3 का कोई पेयर नहीं मिला, अगर मिलता तो उससे निकालते, नहीं तो ये कहीं कोई कंडीशन इसके लिए नहीं है कि 3 3 है। अगला अगर नहीं, चूँकि ए बराबर क्या हो गया, बी हो गया। 3 3 अगर मान लीजिए 3 2 रहता तब छांट के निकालते, लेकिन इसका कुछ पेयर मिला नहीं, इसलिए इसको हमको छोड़ देना है। 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। इसका जब सबका देखें 1 1 फिर 1 2 मिला है तो कट के क्या बचा 1 2, इसमें है ही सेट में, तो मतलब ये ओके है। फिर देखिए 2 2 और 2 3, ये भी 2 1 है बचा, तो दैट मीन्स कि ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस के लिए क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और एक रिलेशन और बताए थे R2 में कि यदि 1 1 और 2 2 3 3, तो ये भी इक्विवेलेंस का एग्जाम्पल है। ये कब कंडीशन है, जब A बराबर B बराबर C हो, तीनों बराबर हो, तो इस केसेस में इसको इक्विवेलेंस रिलेशन का दर्जा हम देंगे। तो आज हम लोग पढ़े रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक क्या है, एंटी सिमेट्रिक क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, आइडेंटिटी क्या है, एम्प्टी रिलेशन क्या है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, एक पोर्शन यहाँ तक हुआ, और हम जितना बता रहे हैं टोटल का फेयर आप करते चले जाइए, और आराम से, हमको लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक हम इन्वर्स रिलेशन बता देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक इन्वर्स भी पढ़ लीजिए। बोल क्या रहा है कि ए रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पे फ्रॉम है, फ्रॉम ए टू बी, सॉरी यहाँ पे लिखें क्या, फ्रॉम ए टू बी द इन्वर्स रिलेशन आर बाय आर इन्वर्स निकालेंगे, तो ये ए टू बी से जो है यहाँ पे बी से क्या हो जाएगा संबंध ए। मीन्स कहने का क्या हुआ कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं क्या कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर में, तो इम्प्लाइज बी ए लिखेंगे तो वो बिलोंग किस में करेगा, आर इन्वर्स में। एक एग्जाम्पल देखिए, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि ए में मेरा एलिमेंट कितना है, 1 2 4 है सपोज कीजिए, और बी में कितना है, तो 3 और 0 है। अगर हम एक रिलेशन निकालते हैं, इसमें कोई भी रिलेशन, 1 का संबंध 3 से, फिर 4 का संबंध 0 से, बहुत सारा रिलेशन है, ऐसे हम एक एज्यूम कर लेते हैं 2 का संबंध 3 से रिलेशन में है। अगर इसका बोलेगा ये रिलेशन क्या है, फ्रॉम ए टू बी है, जैसे आर इन्वर्स निकालेंगे तो 1 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 1 होगा, फिर 4 0 का अपोजिट क्या होगा, 0 4, और 2 3 जो है वो किस में बदल जाएगा, 2 3 3 2 में बदल जाएगा। तो ऐसा रिलेशन जो है उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्स रिलेशन। और एक ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, आर इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू क्या हुआ, आर। तो चलिए आज हम लोग सीखिए क्या चीज़, तो रिलेशन किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। शुरू में पढ़े हम लोग कि एम्प्टी रिलेशन का डेफिनेशन, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, तो एम्प्टी रिलेशन पढ़े, एम्प्टी के बाद यूनिवर्सल पढ़े, दोनों का कम्बिनेशन, ट्रिवियल रिलेशन पढ़े, आइडेंटिटी पढ़े, रिफ्लेक्सिव पढ़े, सिमेट्रिक पढ़े, एंटी सिमेट्रिक पढ़े, यूनिवर्सल इक्विवेलेंस रिलेशन, और क्या पढ़े हम लोग, तो इन्वर्स रिलेशन। इतना चीज़ हम लोग पढ़े, टोटल का आप फेयर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हम लोग कुछ रिलेशन से प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद जो रिलेशन से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बैंक में आया है उससे करेंगे। इसके बाद एक दिन फंक्शन का चलेगा, 3 वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।